नमस्ते, एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने कानों देखे किस्से सुनाने के लिए, और वो भी कोर्ट कचहरी के। बड़ा दिन बस आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक साथ 9 जज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले हैं। देश को 9 सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 70 सालों से न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण समारोह की जो परंपरा है, उससे इस बार का समारोह कुछ अलग रह सकता है। क्या सकता है, ये रहने वाला है। क्योंकि पहले समारोह कैसे होते थे और अब कैसे हो सकते हैं, इस बारे में हम आपसे बात करते हैं। कॉलेजियम की अनुशंसा सरकार ने अपनी तरफ से सारी छानबीन करके मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने फिर वारंट जारी करते हैं, और वारंट वो नहीं होता जो कोर्ट कचहरियों के वारंट होते हैं, वो तो गिरफ्तारी के लिए वारंट होते हैं। ये जजों की नियुक्ति के लिए वारंट होते हैं, यानी जिसको हम उर्दू में परवाना कहते हैं। राष्ट्रपति भवन से परवाना जारी होता है, और परवाने के साथ साथ ये तय समय और ये सारी चीजें तय हो जाती हैं कि जज किस दिन शपथ ग्रहण करेंगे। 31 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली सारे 9 जज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और अब तक की जो परंपरा रही है, उसमें जिस दिन नए जज का शपथ ग्रहण होता है, जस्टिस के कोर्ट रूम में जाएंगे। सबसे बड़ा कोर्ट रूम वही होता है। जो गुंबद है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ठीक नीचे चीफ जस्टिस की कोर्ट लगती है, और उसके 2 नंबर कोर्ट इस तरफ, 3 नंबर उस तरफ। इस तरह से सारी कोर्ट्स सीनियरिटी के हिसाब से, जैसे जजेस बैठते हैं कोर्ट में, वैसे ही कोर्ट रूम भी हैं। और एक चीज और बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का जो भवन है, उसका डिजाइन भी अद्भुत है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं रहस्योद्घाटन करूं। सुप्रीम कोर्ट का जो भवन बना हुआ है, वो तराजू की शक्ल में है। ऐसा है, यहां पर जहां डंडी होती है तराजू की, जिसको जिसको तखड़ी कहते हैं पंजाब में, उस तराजू की तुला, उसकी डंडी है, वहां पर चीफ जस्टिस का कोर्ट है। इसके बाद ये ऐसा पैनल है जहां 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे कोर्ट हैं। इसके बाद ये पैनल ऐसे आता है, और ऐसे दोनों तरफ रजिस्ट्री के हॉल बने हुए हैं, वो ऐसे हैं। तो यानी ऐसा तराजू जो ऐसा हो और ऐसे पलड़े हों, जिसके टेढ़े पलड़े आपने देखे होंगे। बहुत सारे सुनारों के यहाँ भी रहते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, उनके यहाँ ऐसा ही तराजू होता है, पुराना तराजू, ऐसा और ऐसा। तो ऐसा भवन है सुप्रीम कोर्ट का। बीच में चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम है। उसी कोर्ट रूम में सबसे विशाल कोर्ट रूम है, और उसमें जो डायस है, जिस पर बेंच बैठती है, उसमें पूरी कुर्सियां लगती हैं सारी। और उसके साथ ही इस बार 34 कुर्सियां लगेंगी, 33 कुर्सियां। यानी चीफ जस्टिस, उसका सीनियोरिटी के हिसाब से सारे लोग बैठते हैं। फिर पीछे की रो, उसके पीछे की रो, और उसके बाद जो नए जजेस जिनको शपथ ग्रहण करना है, वो सारे एक किनारे बैठते हैं। फिर जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, वो चीफ जस्टिस से कहते हैं। उस दिन माइक वाइक लगे होते हैं, वहां पर बहुत जबरदस्त इंतजाम होता है। और कोर्ट रूम की हालत ये होती है कि कोई मामला सुनवाई के लिए नहीं है, लेकिन खचाखच भरा हुआ। मैंने आज तक किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में, चाहे वो एक जज का हो या कई जजों का हो, खचाखच भरा हुआ रहता है कोर्ट रूम। मतलब कोर्ट रूम के दरवाजे खुले रहते हैं और बाहर तक लोग खड़े होते हैं। कई बार अनाउंस करना पड़ता है, शांति बनाए रखिए, शपथ ग्रहण होने जा रहा है। और अमूमन शांति रहती है, बाहर लोग चीख चिल्लाहट रहती है लोगों के बीच में, लेकिन लोग सिर्फ ये देखने के लिए, आज के जमाने में भी देखने के लिए कि जजों का शपथ ग्रहण हो रहा है। 9 जजेस का शपथ ग्रहण है। लेकिन स्थितियां बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि आमतौर से जिन जजों का शपथ ग्रहण होता है, उनके परिजन भी वहां दर्शक दीर्घा में मौजूद रहते हैं। सारे सीनियर एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स सब लोग वहां आते हैं। उस दिन कोई भाषण नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस सेक्रेटरी जनरल ये बताते हैं, और ऑर्डर के हिसाब से, सीनियोरिटी के हिसाब से ऑर्डर तय होता है कि इसके बाद किनको शपथ ग्रहण करनी है, और उसके साथ ही चीफ जस्टिस उनको शपथ ग्रहण कराते हैं। और उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद समारोह, संक्षिप्त समारोह होता है, वो समाप्त हो जाता है। सारे जजेस फिर वहां से चले जाते हैं, सारी कुर्सियां हट जाती हैं। और उसके बाद फिर वो 2, 3, 4 जितने भी जज उस दिन रेगुलर काम के लिए बैठते हैं, उतनी कुर्सियां लगती हैं। फिर उनके अर्दली आते हैं पहले, और अर्दली आने के बाद फिर पीछे पीछे जजेज आते हैं, अर्दली कुर्सियां खिसकाते हैं, जजेज वहां पर नमस्ते करते हैं। और जैसे ही जजेज कुर्सियों पर बैठते हैं, अर्दली पीछे से कुर्सी को थोड़ा सा टेबल के आगे की तरफ सरकाते हैं, और उसके बाद अर्दली चले जाते हैं, पर्दे लगाते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, और उसके बाद फिर कोर्ट का काम शुरू हो जाता है। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं यस, और यस के बाद ही जिनका मुकदमा होता है, वो इस पर बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार अच्छा, इसके बाद की कहानी है कि जब जजेज चले जाते हैं कोर्ट रूम से, उसके बाद वो जजेज लाउंज में इकट्ठा होते हैं। नए जज जिन्होंने शपथ ग्रहण की, उनके स्वागत में सारे लोग वहां इकट्ठा होते हैं, उनको बधाइयां देते हैं, और इसके साथ ही चाय पार्टी होती है, चाय पीते हैं सब एक साथ।
और उसके बाद फिर सारे अपने अपने चेंबर्स की ओर रवाना हो जाते हैं। जिस दिन किसी भी जज का शपथ ग्रहण समारोह होता है उस दिन बाकी सारे कोर्ट्स आधा पौना घंटा देर से शुरू होते हैं, क्योंकि सारे लोग वहां जाते हैं और लाउंज में सारे फिर ग्रीटिंग्स का और वेल विशेस उनका एक्सचेंज होता है। और इसके साथ ही हम जजों की बात कर रहे हैं, कौवा भी सामने से निकल गया है। तो ये दृश्य होता है। लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल है। जब से कोविड प्रोटोकॉल या कोरोना का संकट हुआ है, ये पहला मौका है जब कोई शपथ ग्रहण समारोह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में हो रहा है। स्थितियां बदली हो सकती हैं, क्योंकि हमें यह लगता है कि सारे जजेस अकोमोडेट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी जो कोर्ट्स बैठती हैं तो 3 जज भी अगर बैठते हैं तो बीच में शीशे की दीवारें होती हैं, प्लास्टिक शीट्स लगे होते हैं और काफी दूरी दूरी करके वो बैठते हैं। अब क्या वो सारे लोग अगर बैठते हैं तो क्या डाइस पर बैठेंगे या उनके बैठने का इंतजाम नीचे होगा? परिजनों को अलाउ होगा या नहीं होगा अंदर जाना? क्या वो भी अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे? ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और वकील तो खैर नहीं ही रहेंगे वहां, ये तो तय है। यानी काफी बदला बदला सा समारोह होगा। और ये हम लोगों के लिए भी उत्सुकता है कि पहली बार हम ऐसे समारोह के साक्षी बनेंगे जहां हम लोग सामने नहीं होंगे और हमें भी वर्चुअली शपथ ग्रहण समारोह देखना पड़ेगा, जो कोर्ट रूम में एक्चुअली होगा। अब हम कुछ खबरों की बात कर लें, ये तो आपकी जानकारी और कुछ मेरी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए अब खबरों की जानकारी करें। उसमें आज एक बड़ी अच्छी खबर आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोविड संक्रमण के दौरान जो बच्चे जिनके माँ बाप या माँ बाप में से कोई एक अभिभावक पालक कोरोना की भेंट चढ़ गई या कोरोना के वजह से उनको जान गंवानी पड़ी, उनकी शिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा, निजी स्कूलों से भी ये कहा कि वो ऐसे बच्चों की इस एकेडमिक ईयर में उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने का इंतजाम करें। पब्लिक स्कूल्स अगर संभव हो तो उनकी फीस माफ कर दें, संभव नहीं हो तो राज्य सरकारें उनकी फीस की भरपाई करें। केंद्र सरकार से भी कहा कि जो प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड है उससे इन सारे बच्चों की शिक्षा के लिए इंतजाम किए जाएं। यानी कुल मिलाकर, और यह भी कहा गया कि एनसीपीसीआर पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी जताई और कोर्ट ने कहा लालफिताशाही है और ये उनकी नेग्लिजेंसी है कि कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, उनको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इस बारे में एनसीपीसीआर के अधिकारियों ने बहुत लापरवाही बरती है और एनसीपीसीआर ने अपनी सफाई भी दी, लेकिन कोर्ट ने सरकार से कहा कि इस मामले में कोई एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए ताकि जरूरतमंदों तक, क्योंकि अभी ये बहुत मुश्किल मौका है उनके लिए जीवन का, जरूरतमंदों तक वो जानकारियां पहुंचे और जिसका लाभ वो उठा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम मामले में अपना अपना विचार प्रकट किया, अपना मशवरा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमूमन ये होता है कि किसी भी पार्टी की सरकार होती है तो सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार के मतलब के हिसाब से राज्य पुलिस और पुलिस अधिकारी बिहेव करते हैं। जिसकी सरकार होती है उसके इशारों पर पुलिस अधिकारी विरोधी दल के नेताओं को या विरोधी अधिकारियों को, नेताओं को उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन जब वही विरोधी सत्ता में आते हैं तो उन पुलिस वालों से चुन चुन कर बदले लेते हैं, पुलिस वालों पर कार्रवाई होती है। ऐसी एक पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ ये राजनीतिक मंशा से ऐसी सारी चीजें हो रही। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही गलत परंपरा है, खतरनाक परंपरा, खतरनाक चीजें हैं ये, और पुलिस अधिकारियों को भी चाहिए कि वो अपने विवेक से काम लें। जो पार्टी सत्ता में है वो कुछ भी कहे और ये कुछ भी एक्शन लेने को तैयार हो जाए, उनके कदमों में बिछने के बजाय वैसे काम करें जो कानून कहता है, कानून के हिसाब से चलें, ताकि उनको आगे इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग कानून के हिसाब से चले हैं उनको राज्य सरकारों ने क्या किया है या केंद्र सरकार ने उनके साथ क्या किया है। पटना में एक डीजीपी, वहां के डायरेक्टर जनरल, और उनके इतनी बार ट्रांसफर किए और इतनी बार उनको परेशान किया गया कि उन्होंने फिर आखिर को इस्तीफा दे दिया आईपीएस पुलिस सर्विस से, और इसके बाद उन्होंने वहां एक हनुमान जी का मंदिर बनाया। और आज भी वो उन्होंने पीएचडी की, एक संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति रहे और ये सारी चीजें की, लेकिन वो आईपीएस को उन्होंने साइड कर दिया क्योंकि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन इसलिए लिए क्योंकि उनके इशारों पर नहीं चलने के बजाय वो कानून के मुताबिक चल रहे थे। तो राज्य सरकारें कहते बहुत कानून पढ़ रहा है, इसको ठिकाने लगाओ, तो वैसा ही कुछ किया गया। ये कुछ खबरें। और इसके बाद अब हम चलते चलते आपको ये बताते चलें कि हमारा पिछला प्रोग्राम, उस पर आप सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी प्रतिक्रियाओं से आपको ही अवगत कराएं, आप सब लोगों को।
अमर हैं 940, इन्होंने लिखा सिर्फ शुरुआत होना चाहिए, किसी भी काम का आगे वो अपने आप चलता जाता है। शुक्रिया अमर जी। सीआर रंजन ने लिखा इट्स एक्सट्रीमली commendable that you can find so many little and memorable things out of such tense and tight situations. Please keep it up. You are a genius. Thank you, C.R. Ranjan Saab. I sincerely appreciate your way of presentation and moreover giving factual statements only by natural smiling face. Thank you, so nice of you. ये तारीफों के बजाय मैं कुछ और पढ़ूं। स्मृति सिमी जेड इन्होंने लिखा वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सिमी जी। एक्सेलेंट कमांड ऑन लैंग्वेज। नाजिर अल्तारी और आशुतोष मिश्रा जी, उन्होंने कुछ लिखने के बजाय और इमोजी का सहारा लिया है। राधे श्याम जी ने लिखा है तिवारी जी, जज साहब को जानना चाहिए कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री पद पा सकता है तो होटल वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। तो तिवारी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाय वाले के पास एक्चुअल नंबर्स थे और होटल वाले के पास वर्चुअल नंबर थे, इसलिए ये सारी चीजें ऐसी हुई हैं। तो मेरा यही कहना है कि बहुत सारी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती हैं, अपने को दिखती हैं एक जैसी, लेकिन वो एक जैसी नहीं होती हैं। और शम्स ताहिर जी और आप दोनों एक नंबर हो, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे। ठीक है साहब। लवर्स सर, नमस्कार। कैन यू एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ कोर्ट अलोंग विद केस स्टडी। संदीप पवार जी। संदीप जी, अगर केस स्टडी के साथ बताने लगेंगे तो घंटा भी कम पड़ जाएगा, हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों पर एक स्माइल आए और आपको ये पता चले कि कोर्ट कैसे काम करती है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितना फर्क होता है। अव्वल तो एक कि कोर्ट में हमने कुछ ऐसा जैसा कोर्ट में होता है नॉट माय लॉर्ड, नो माय लॉर्ड, और उधर से जज कहते हैं, वो सब नहीं होता। कभी हमने वो हथौड़ा नहीं देखा और कभी कोर्ट में ऑर्डर शब्द नहीं सुना। अपने आप ही जज के आने के साथ ही शांति हो जाती है, और शांति नहीं होती तो जज कह देते हैं शांति बनाए रखिए। एडवोकेट रफीक अंसारी ने लिखा है सैल्यूट सर, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू साहब, आपके इस अप्रिसिएशन से मुझे काफी हिम्मत मिलती है और लगता है कि हाँ ठीक है, कार्यक्रम सही चल रहा है और आगे बढ़ाना चाहिए। एक आकाश पंडित जी ने लिखा है लोगों को कहने दो, आप ठीक जा रहे हैं और वी लव यू भाई जी। थैंक यू भाई जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कुछ सजेशंस देखना चाहूंगा। आस्था त्रिपाठी लिखती हैं आपकी बहुत सी पिछली कहानियां सुनी सर, बहुत ही उम्दा लगा आपको सुनना, पता नहीं क्यों सब आपको शम्स सर से कंपेयर कर रहे हैं। यू हैव योर ओन स्टाइल, रियली अप्रिशिएट द वे यू टेल अस स्टोरी। थैंक यू आस्था जी, मेरा भी यही मानना है कि सबका अपना अपना सिग्नेचर होता है, अपना अपना स्टाइल। मजा आ गया सर, ये संजय गुप्ता जी लिख रहे हैं, संजय चौहान जी लिख रहे हैं। संजय जी नमस्कार, ये सारे मेरे नाम राशि के हैं और थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। ये भुवेश कुमार ने लिखा है सर, कोर्ट में फैसला सुनाना जज का काम है और सबसे ज्यादा महात्मा। ये वकील साहब के लिए बोल रहे हैं कि वकील साहब के बारे में बताइए। तो ये अंग्रेजी में जो हिंदी लिखते हैं ना, ये थोड़ी अजीब सी रहती है, क्योंकि जज की स्पेलिंग इन्होंने JAGE लिख दिया, तो मेरे समझ में नहीं आया कि वो जागे है या क्या है। सर आंसर माय क्वेश्चन ऑन ट्यूसडे। भाई अमित कुमार जी, आपका सवाल मेरे तक पहुंच जाए तो मैं आपके सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और RK सिद्दीकी साहब ने लिखा है कि शम्स सर कहाँ हैं, तो सिद्दीकी साहब को मैं बताऊं, और सिद्दीकी साहब जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। शम्स सर हर रात 9 बजे आपके सामने कहानी के साथ हाजिर होते हैं और मैं रात को 8 बजे क्राइम तक पर। और पवन सोनी जी जालू ने लिखा, हिंदी में लिखा गुड, ग में बड़े की मात्रा और ड, उनको बताओ ग में छोटे की मात्रा लगती है तो गुड बनता है, और ये तो गुड हो गया है। खैर, आपकी भावना समझ रहा हूँ, शब्दों पर नहीं भाव पर ध्यान दे रहा हूँ मैं। एक्सेलेंट स्टोरी एंड यू आर अ गुड स्टोरी टेलर। थैंक यू रोनी सिंह जी, और मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। तारीफ से ज्यादा मुझे वो सलाह चाहिए आपकी और सुझाव चाहिए, जिससे इस कार्यक्रम को और ज्यादा उपयोगी, और ज्यादा मनोरंजक और ज्यादा जानकारी परक बनाया जा सके। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्ते।